So very good afternoon to all of you all. आई होप आप लोगों के अकाउंट्स मैथ्स और इकोनॉमिक्स के लेक्चर धमाकेदार गए होंगे। आज आपका आखिरी सेशन होगा, मेरा सेशन जो होगा हमारे लॉ का। तो कोई भी नई चीज शुरू करने के पहले जो भी कुछ हमने कल किया था एक बार मैं रिवाइज करना चाहती हूँ। और जो लोग आज नए ज्वाइन इन हुए हैं मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि कल का मेरा जो लेक्चर है वो हमारे इसी चैनल पे दैट इज स्वप्निल पटनी जिसमें आज आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो उस पर अपलोडेड है। बट उसमें मैंने कुछ बेसिक टॉपिक्स ही कवर किए थे, तो अगर कल का सेशन मिस हो भी गया होगा तो भी आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज फुल कॉन्सेंट्रेशन से आप आज का सेशन जरूर सुनिएगा। कल जिन बच्चों ने लेक्चर सुना था आई होप आप लोगों ने जो नोट्स मैंने लेक्चर के नीचे लिंक में दिए थे उसको डाउनलोड कर दिया है और उसका प्रिंट आउट आपके सामने रखा होगा। आज मैं शुरू करने जा रही हूं हमारा पहला एक्ट सिलेबस का विच इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कल मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक्ट जो होता है वो कैसे बनता है, तो चलो उसी चीज को पहले रिवाइज करते हैं और फिर हम लोग शुरू करते हैं विद सेक्शन नंबर 1 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो पहले कल के सेशन का रिवीजन। कोई भी एक्ट जब कभी भी बनता है सबसे पहले क्या किया जाता है, उसका एक ड्राफ्ट प्रपोजल जो रहता है वो बनाया जाता है बाय द कंसर्न मिनिस्ट्री। तो देखो इंडिया में कितनी सारी मिनिस्ट्रीज है, आप लोगों ने सुना ही होगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग मिनिस्ट्रीज इंडिया में बनाई गई है। तो जैसे कि कल मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, एक मिनिस्ट्री जो है वो है द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो सपोज हमें कॉर्पोरेट्स के लिए कुछ लॉ बनाना है, कंपनीज के लिए कुछ लॉ बनाना है। सबसे पहली बात तो ये जो लोग हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में है वो लोग क्या करते हैं, एक ड्राफ्ट बनाते हैं और इसी ड्राफ्ट को ले डाउन करते हैं इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट मतलब कौन कौन से हो गए, लोकसभा एंड द राज्यसभा। जैसे ही ये पार्लियामेंट में जाता है और पार्लियामेंट में ये ड्राफ्ट पास होता है, दिस पर्टिकुलर ड्राफ्ट गोज टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर हिज कंसेंट। तो जैसे कि आप लोग जानते हो आज के समय पे इंडिया के जो प्रेसिडेंट है वो है कौन, रामनाथ कोविंद। उनके पास ये पर्टिकुलर ड्राफ्ट जाएगा, जैसे ही वो अपना कंसेंट देते हैं ये ड्राफ्ट बन जाता है एक एक्ट। बट देखो ये ड्राफ्ट एक्ट तो बन गया, बट अभी तक ये ड्राफ्ट जो है ये एक्ट जो है हमें एप्लीकेबल नहीं होगी। कब तक एप्लीकेबल नहीं होगी, जब तक ये आम जनता तक पहुंचाई नहीं जाती। तो आम जनता के पास ये चीज कैसे पहुंचाई जाएगी, इट विल बी पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया। तो देखो मैं आपको बताना चाहती हूँ ऑफिशियल गैजेट का पेज, ऑफिशियल ऑफ इंडिया। अगर आप देखें दिस इज द ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया। इनफैक्ट कल के ही दिन पे आज 12 मई है, आप अगर यहाँ पे मेरा जो कर्सर है अगर आप उसके पास देखोगे 11 मई को ही द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कुछ तो नोटिफाई किया है। वैसे ही क्या होता है, ये जैसे एक्ट बन जाती है इसी एक्ट को हम लोग ऑफिशियल गैजेट में ले डाउन करते हैं और इसी तरह से आम जनता तक ये एक्ट जो है ये कानून जो है वो पहुंच जाता है और इसी गैजेट में लिखा जाता है कौन से तारीख से ये पर्टिकुलर कानून जो है वो एप्लीकेबल होने वाला है। अगर मैं आपको बताऊं कंपनीज एक्ट का बेयर एक्ट
मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये देखो, ये आपके स्क्रीन पे जो अब नजर आने वाला है, दिस इज द बेयर एक्ट। बेयर एक्ट मतलब कानून में जैसी बनी थी वैसी की वैसी ये जो कॉपी है, ये आप देख रहे होगे आपके स्क्रीन पे। तो ऐसी कुछ दिखती है हमारी एक्ट। कल मैंने हल्की सी झलक बताई थी और मैंने कहा था कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो कंप्राइज करता है ऑफ इन ऑल 470 सेक्शंस। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, देखो यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे इन ऑल 400 एंड ये देखो 470 सेक्शंस। तो 470th section is the last section of the Companies Act 2013, starting with section 1 ending on section number 470। तो कोई भी कानून जब कभी भी बनता है ऐसी प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है और एक्ट बनता है। बट आज एक्ट शुरू करने के पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि एक्ट इस चीज का मतलब क्या होता है और लॉ इस चीज का क्या मतलब होता है। पहली बात तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग जिस चीज की पढ़ाई करने वाले हैं, इस सब्जेक्ट की जो हम पढ़ाई करने वाले हैं वो क्या है। क्या मैं आप लोगों को एक्ट पढ़ाने वाली हूँ या क्या मैं आप लोगों को लॉ पढ़ाने वाली हूँ? क्या आप मुझे बता सकते हो, क्या मैं आपको एक्ट पढ़ाऊंगी या क्या मैं आपको लॉ पढ़ाऊंगी? आप कहोगे कि मैम, ओ मैम, एक्ट और लॉ तो सेम ही है ना, एक्ट इज इक्वल टू लॉ एंड लॉ इज इक्वल टू एक्ट, ऐसा ही तो होता है मैम। हमने तो ऐसा कुछ डिफरेंस कभी पहले पढ़ा नहीं था। इनफैक्ट हमारे लिए तो ये इंटरचेंजेबल वर्ड्स ही है। देखो आपके लिए इंटरचेंजेबल वर्ड्स हो गए, बट रियलिटी में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द टू वर्ड्स एक्ट एंड लॉ। क्या है एक्ट इस शब्द का मतलब और लॉ इस शब्द का मतलब? देखो, मैं आपको पढ़ाने वाली हूं बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ, बिजनेस लॉ, मैं क्या पढ़ाने वाली हूं? बिजनेस लॉ। I am not going to teach you act. I am going to teach you law. So, is there a difference between an act and a law? The answer to this question is yes. In fact, law एक बहुत broader word है और law का एक बच्चा है act. So, act is one of the components of law. बट एक्ट के साथ साथ और काफी दूसरी चीजें आती है विच विल कम अंडर द ब्रॉड वर्ड दैट इज लॉ। तो कौन सी चीजें विल कंप्राइज द ब्रॉड वर्ड लॉ? तो सबसे पहली बात तो अगर मैं कानून पढ़ रही हूं, अगर आप किसी को कहते हो कि मैं कानून पढ़ रहा हूं, मैं कानून पढ़ रही हूं, मैं लॉ पढ़ रहा हूं, तो लॉ मतलब क्या? सबसे पहली चीज जो आती है दैट इज गोइंग टू बी एक्ट। जब कभी भी आप लॉ पढ़ते हो आपको एक्ट को तो पढ़ना ही होगा। एक्ट क्या होता है मैं आपको डिटेल में अभी इसी के बाद बताने वाली हूं। बट देखो, एक्ट तो हम पढ़ेंगे, बट एक्ट के साथ साथ आपको पढ़ने होते हैं बहुत सारे केस लॉज। और केस लॉज के साथ साथ एक्ट जो बनता है, एक्ट के साथ साथ बनते हैं बहुत सारे रूल्स। ये रूल्स भी आपको पढ़ने पड़ते। तो अब आप पूछोगे मैम ये केस लॉज क्या होता है, ये रूल्स क्या होते हैं और ये एक्ट क्या होता है? तो शुरू करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट वर्ड दैट इज एक्ट। देखो एक्ट क्या होता है, कल मैंने आपको बताया था एक प्रोसीजर जिससे एक्ट बनता है। सो बेसिकली क्या होता है, ड्राफ्ट बनाया जाता है, बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में ले डाउन किया जाता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट जैसे ही कंसेंट देता है ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होता है और पब्लिश होने के बाद ये बन जाता है एक एक्ट। एक्ट इज नथिंग बट इट इज अ सेट ऑफ वेरियस प्रोविजंस। इट इज अ सेट ऑफ वेरियस प्रोविजंस। बहुत सारी चीजें होती है जो एक्ट में लिखी जाती है। कल देखो आप याद कीजिए, मैंने आपको वो ट्रैफिक वाला एग्जांपल दिया था कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, मोटर व्हीकल्स आने लग गए, एक्सीडेंट्स बढ़ने लग गए और बढ़ते एक्सीडेंट्स के साथ गवर्नमेंट को ये जरूरी लगा कि वी शुड बी हैविंग सर्टेन नॉर्म्स, सर्टेन रूल्स एंड सर्टेन रेगुलेशंस इन ऑर्डर टू रेगुलेट द ट्रैफिक इन इंडिया। नहीं तो फिर क्या होगा, अगर इनसे रिलेटेड कुछ नॉर्म्स नहीं होंगे, ट्रैफिक से रिलेटेड कुछ नॉर्म्स नहीं होंगे, तो ऐसे ही लोग उनकी गलती ना होते हुए वो इंजर्ड हो गए या तो उनकी डेथ हो जाएगी। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक एक्ट बनाई जिसका नाम था द मोटर व्हीकल्स एक्ट। वैसे ही हमने कल के सेशन में ये भी देखा था कि क्यों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया। वर्ल्ड बिकेम अ स्मॉलर प्लेस टू लिव इन
एंड बिकॉज द वर्ल्ड बिकेम अ स्मॉलर प्लेस टू लिव इन, व्हाट हैपेंड इज ट्रेड बढ़ते गया, कॉमर्स बढ़ते गया, और जैसे ही ट्रेड और कॉमर्स बढ़ने लग गया, फ्रॉड्स भी बढ़ने लग गए, स्कैंडल्स भी बढ़ते लग गए, और लोग चीट होते गए। इनफैक्ट लोगों का जो कॉन्फिडेंस था, पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस था ट्रेड और कॉमर्स में, वो डिक्लाइन होते गए। तो इसी डिक्लाइनिंग कॉन्फिडेंस को रिवर्स करने के लिए हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोगों ने एक एक्ट ही बना दिया जिसका नाम था द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और इसी एक्ट में सारी चीजें लिखी गई है। कॉन्ट्रैक्ट कौन बनाता है, कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, अग्रीमेंट क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, कब कॉन्ट्रैक्ट नल है, अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट को मतलब दिए गए प्रॉमिस को अगर तोड़ा है, ब्रीच किया है, तो मेरे अगेंस्ट क्या सारे एक्शन लिए जा सकते हैं, मुझे क्या कुछ कॉम्पेंसेशन मिलेगा, क्या मैं कुछ डैमेजेस क्लेम कर सकती हूँ, अगर मैं कुछ डैमेजेस क्लेम कर सकती हूँ तो मैं कितने अमाउंट के डैमेजेस क्लेम कर सकती हूँ, ये सारी चीजें जो है वो लिखी गई इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो अब आप खुद सोचो, इतनी सारी चीजें अगर मैंने एक बुक में लिखी है, ऑब्वियस सी बात है मुझे मेरे बुक को सिस्टमैटिकली बनाना होगा, सिस्टमैटिकली ड्राफ्ट करना होगा, क्योंकि अगर मैंने सिस्टमैटिकली मेरी बुक को नहीं बनाया है, लोगों को तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा कि मैं लिखना क्या चाहती हूँ या मैं क्या मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ। आप सिंपल सा आप देख लीजिए, देखो जैसे कि ये मेरी बुक है, अगर मैंने अपनी बुक बनाई है, अपनी बुक बनाते वक्त भी सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने इंडेक्स दिया है, इंडेक्स के साथ साथ फिर मैंने कलर की हायरार्की दी है। तो क्या ये कलर की हायरार्की टाइम पास पर्पस के लिए? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप देखोगे लाइट ब्लू कलर में हर कोई वर्ड जो मेरी बुक में नजर आ रहा है, दैट those words are the important words. So basically ये कलर्स कुछ कहते हैं, कुछ मैसेज पास ऑन करना चाहते हैं। फिर मैंने शुरुआत किया चैप्टर नंबर 1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसका यूनिट नंबर 1 नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। फिर मैंने बताया इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या सारी चीजें कवर होने वाली है, और पॉइंट वाइज फॉर्मेट में अगर आप देखो पॉइंट 1.1, उसके बहुत सारे बच्चे हैं, उसके बहुत सारे बच्चे, ऐसे करके मैंने पॉइंट वाइज फॉर्मेट में पूरी बुक को बनाया है। क्यों बनाया है पॉइंट वाइज फॉर्मेट में? ताकि आप लोगों को आसानी हो इस चीज को समझने के लिए। वैसे ही आप इमेजिन कीजिए, देखो कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 470 नॉर्म्स का है, और यही 470 नॉर्म्स जो है, एक बार जो मैंने शुरू किया बस एंडिंग में ही खत्म नहीं कर सकती। अगर मैं ये कानून को अप्लाई करना चाहती हूँ, इस कानून को आम जनता तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और आम जनता को पहुंचाने में आसानी हो, इसलिए हमने क्या किया है, सारे नॉर्म्स को पॉइंट वाइज फॉर्मेट में बना दिया है। तो यही पॉइंट्स को, यही नॉर्म्स को नॉर्म्स ना कहते हुए, देखो कल मैंने आपको कहा था कानून की दुनिया अपनी दुनिया होती है, ये अपने सपने खुद सजाता है और ये अपनी दुनिया खुद बसाता है। तो ऑब्वियसली बात है, मैं लॉ मेकर हूं, मतलब आप सोचिए सपोज अगर मैं लॉ मेकर हूं, आई विल नॉट यूज द वर्ड ये नॉर्म 1 है, ये नॉर्म 2 है, ये नॉर्म 3 है, मतलब ऑब्वियसली यार मेरी इज्जत है, ऑब्वियसली मैं हवा करने की कोशिश करूंगी। ये कानून की दुनिया है, आई विल यूज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम लेमैन्स लैंग्वेज। इसी चीज को लॉ मेकर ने कह दिया एज सेक्शंस। क्या कह दिया, बोलो तो मेरे साथ। देखो आप लोग चाहे इंडिया में कहीं से भी मेरे लेक्चर्स क्यों ना देख रहे हो, चाहे आप पुणे में हो, मुंबई में हो, दिल्ली में हो, गुजरात में हो, साउथ इंडिया से हो, आप कहीं से भी क्यों ना हो, प्लीज मेरे सारे सेशंस जो है मैं कोशिश करूंगी कि इंटरैक्टिव रहे, और आप ऐसे समझना जैसे कि मैं लाइव आपको पढ़ा रही हूँ, तो मेरे साथ साथ आपको बोलना होगा। तो चलो मुझे बताइए, ये सारी जो चीजें हैं जो मैंने पॉइंट वाइज फॉर्मेट में लिखी है, लॉ मेकर ने उसको नाम दे दिया एज क्या बोलो तो बच्चों, सेक्शंस। वेरी गुड। बट देखो हो सकता है कोई पर्टिकुलर पॉइंट के सब पॉइंट्स, तो जैसे कि से फॉर एग्जांपल मोटर व्हीकल्स एक्ट कहता है एवरी पर्सन ड्राइविंग अ मोटर व्हीकल हैज टू फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स। ट्रैफिक लाइट्स में 3 कलर्स होते हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन। तो अब इसके सब पॉइंट्स है, रेड मीनिंग दिस, येलो मीनिंग दिस एंड ग्रीन मीन्स गो। सो बेसिकली अब एक पॉइंट के भी तो सब पॉइंट्स हो सकते हैं ना, तो इन्हीं सेक्शंस के अगर
सब पॉइंट्स लॉ मेकर्स लिखना चाहते हैं, हम उनको कहेंगे एनी केसेस, बोलो तो चलो चलो, हम कहेंगे वेरी गुड, इनको सब सेक्शंस। हो सकता है सबसेक्शंस के भी कुछ बच्चे हो, तो अगर सबसेक्शंस के कुछ बच्चे हो तो हम उसे कहेंगे क्लॉज, और अगर उसके भी सब पॉइंट्स है हम उसे कहेंगे एज अ सब क्लॉज। तो ऐसे करके अगर कल जाके आपको किसी ने पूछा कि एक्ट इस शब्द का क्या मतलब है, अगर आपको किसी ने पूछा एक्ट इस शब्द का क्या मतलब है, तो आपको उन्हें कहना होगा साहब एक्ट का मतलब होता है, एक्ट 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 का मतलब होता है sections plus, everyone has to say with me, okay, subsections plus clause plus सब clause। तो वापस से चलो, act is equal to what, section plus subsection plus clause plus सब क्लॉज। तो ऐसे करके बनती है हमारी एक्ट। कोई कुछ भी नहीं लिखने वाला है, करंटली यू ऑल आर ओनली गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन वट एवर आई एम टीचिंग यू ऑल। लिखने के लिए मैं बाद में आपको समय दूंगी, मैंने आपको कल ऑलरेडी कहा था कि मैंने आपको ऑलरेडी पीपीटी बुक प्रोवाइड की है, तो सारी पीपीटीज आपकी पीपीटी बुक में होने वाले। जो भी पीपीटीज आपकी पीपीटी बुक में नहीं है, मैं क्या करूंगी, आपको लिखने का समय दूंगी, जिसके लिए मैंने कल आपसे रिक्वेस्ट की थी कि अपने साथ एक नोटबुक जरूर कैरी करना है ना। तो करंटली आपको सिर्फ फोकस करना है ऑन वट एवर आई एम टीचिंग ऑल। तो देखो, लास्ट टाइम यू ऑल हैव टू टेल विथ मी टुगेदर, कम ऑन, एक्ट इज इक्वल टू व्हाट, सेक्शन प्लस सबसेक्शन प्लस क्लॉज प्लस सब क्लॉज। तो चलो प्रैक्टिकली देखो, ये तो थियोरी हो गया। प्रैक्टिकली अगर एक्ट में मैं आपको बताना चाहती हूँ सेक्शन कौन सा, सब सेक्शन कौन सा, क्लॉज कौन सा, सब क्लॉज कौन सा, चलो मैं आपको बताना चाहती हूँ ऐसे कोई कानून का एग्जाम्पल जो आपको आपके सिलेबस में है। कल मैंने आपको बताया था इंस्टीट्यूट ने हल्का सा डोज कंपनीज एक्ट को आपको देने की कोशिश की है एट द फाउंडेशन लेवल, तो इसीलिए मैं कंपनीज एक्ट का ही एग्जाम्पल आपके आंखों के सामने रखना चाहती हूँ। तो देखो हमारा कंपनीज एक्ट, ये बेयर एक्ट है, बेयर एक्ट कंपनीज एक्ट का। आपको दिख रहा है ये पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 1 इज नथिंग बट दिस इज सेक्शन नंबर 1 जो आपको आपके सिलेबस में है। फिर उसके बाद देखो ये पॉइंट नंबर 2 इज अबाउट डेफिनेशंस। इतनी सारी डेफिनेशंस जो है, मोर देन 9 डेफिनेशंस आर देयर अंडर द कंपनीज एक्ट। फिर ये पॉइंट नंबर 3 नजर आ रहा है, 3 ये पॉइंट 3 इज नथिंग बट इट इज सेक्शन नंबर 3। साथ ही साथ पॉइंट नंबर 4 जो आपके सिलेबस में है, पॉइंट नंबर 5, तो ये पॉइंट 5 नहीं है, आज से हम इसको क्या कहेंगे, सेक्शन नंबर 5 6। और ये देखो सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 7 कंपनीज एक्ट का बात करता है कंपनी को कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं। ये सेक्शन भी आपके सिलेबस में है, इट इज देयर एट द फाउंडेशन लेवल आल्सो एंड इट इज आल्सो देयर अगेन एट द इंटर लेवल आल्सो। सो ये जो सेक्शन इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं सेक्शन नहीं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं आपको समझाने की ये कोशिश कर रही हूँ कि एक्ट में सेक्शन क्या होता है, सब सेक्शन क्या होता है, क्लॉज क्या होता है और सब क्लॉज क्या होता है। तो देखो ध्यान से देखना, आप बेयर एक्ट की तरफ देखो, ये पॉइंट नंबर 7 आपको नजर आ रहा है, पॉइंट 7 इसको हम क्या कहेंगे बोलो, सेक्शन नंबर 7। तो क्या बात कर रहा है सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 7 बात कर रहा है देखो इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। अब अगर आप देखोगे सेक्शन नंबर 7 के बच्चे हैं, देखो सेक्शन नंबर 7 पॉइंट 1, रेड पेन ले लेती हूँ तो ज्यादा अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। ये देखिए सेक्शन नंबर 7 का ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3 है, 7 के बच्चे हैं। मतलब अब अगर मैं इस चीज को रीड करना चाहती हूं, मैं कहूंगी ये सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1, सेक्शन नंबर 7 उसका बच्चा जो है वो क्या है, सब सेक्शन 1। बट अगर आप देखोगे 1 के भी कुछ बच्चे हैं, ए बी सी डी, नजर आ रहा है आपको, ई एफ
जी, सो बेसिकली अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 और ये जो ए है अब हम कहेंगे एज क्लॉज ए। तो अगर मुझे ये वाला पॉइंट रीड करना है ना, ये वाला पॉइंट जो मैंने अंडरलाइन किया है रेड में, या सपोज मैंने इसको हाईलाइट किया है, इस पॉइंट को रीड करना चाहूंगी, मैं कैसे रीड करूंगी? मैं ये नहीं रीड करूंगी कि नॉर्म नंबर 7, मैं रीड करूंगी एज दिस इज सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। और हो सकता है ए के भी कुछ फर्दर बच्चे हैं 1 2, तो अगर सपोज उसके फर्दर और बच्चे होते तो मैं कहती सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए सब क्लॉज 1। चलो देखते हैं, इसी सेक्शन में आपको सब क्लॉज वाला पॉइंट भी नजर आ जाएगा, मैं आपको बताती हूँ कहां पे। देखो ये रहा, ये 2 पेजेस में डिवाइडेड है, तो इसलिए मैं वापस से ऊपर जा रही। अगली बात, तो सेक्शन कौन सा है बोलो तो सेक्शन सेक्शन सेक्शन, इट इज सेक्शन नंबर 7। अब सेक्शन नंबर 7 है, ये पॉइंट नंबर 7 क्या होगा, सब सेक्शन 7 सेक्शन 7 सबसेक्शन 7 क्लॉज 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 ई। और ई के ये जो 2 बच्चे हैं उसको हम कहेंगे एज सब क्लॉज 1 एंड 2। सिंपल। तो देखो वापस से, एक्ट इज इक्वल टू व्हाट, सेक्शन प्लस सबसेक्शन प्लस क्लॉज प्लस सब क्लॉज। सो इजी। देखो वापस से, लॉ और एक्ट क्या दोनों सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है। लॉ ब्रॉड है या एक्ट ब्रॉडर है? वाइडर कॉन्सेप्ट, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट जो है दैट इज लॉ। लॉ का एक छोटा सा बच्चा जो है वो एक्ट है। और एक्ट का क्या मतलब होता है, एक्ट इज इक्वल टू सेक्शन प्लस सबसेक्शन प्लस क्लॉज प्लस सब क्लॉज। मैं चाहती हूं आप लोग सब आपकी नोटबुक्स निकाले, और नोटबुक्स निकालने के बाद आप ये जो पीपीटी है वो लिख। ये पीपीटी आपकी पीपीटी बुक में नहीं है, इसलिए आपको ये पीपीटी को लिखना कंपलसरी है। Everyone has to write down these PPTs. These concepts are the basic concepts जो सिर्फ फाउंडेशन में ही नहीं बल्कि आपके इंटरमीडिएट में, आर्टिकलशिप में, फाइनल में क्या आपके सीए बनने के बाद भी आपको याद रहना जरूरी है और 100% श्योर होना जरूरी है। सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। मैं 2 मिनट का समय देती हूँ आप सब लोगों को। मैं चाहती हूँ आप आपकी नोटबुक ओपन कीजिए, आपके नोटबुक पे आपका नाम लिखिए, आपका नंबर लिखिए, सब्जेक्ट का नाम लिखिए, और फर्स्ट पेज पे आने के बाद आप लिखिए एक्ट इज इक्वल टू सेक्शन प्लस सबसेक्शन प्लस क्लॉज प्लस सब क्लॉज। मैं चाहती हूं सारे लोग इस पीपीटी को लिखें। आपके 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। चलो मैं अज्यूम कर रही हूं कि आपका लिखना खत्म हो चुका है। अब बढ़ते हैं आगे। तो देखो, लॉ का सबसे पहला हिस्सा जो है वो है एक्ट। और एक्ट मतलब क्या, सेक्शन प्लस सबसेक्शन प्लस क्लॉज प्लस सब क्लॉज। बट देखो, अगर आप कानून पढ़ते हो सिर्फ एक्ट पढ़ना बेवकूफी होगी। एक्ट के साथ साथ आपको पढ़ने होते हैं बहुत सारे रूल्स।
रूल्स क्या होता है? बेसिकली रूल्स आर नथिंग बट दे आर सर्टेन प्रोविजंस थ्रू विच द पर्टिकुलर सेक्शन गेट्स एनफोर्स्ड। ओके तो जैसे कि सिर्फ फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहती हूँ, अगर आपको एग्जांपल ना भी समझे तो इट इज ओके, क्योंकि अभी तो हमारा सिर्फ सेकंड लेक्चर है ये, और इससे इंट्रोडक्शन है, और आप लोगों का बेस नॉलेज जो है वो जीरो है। तो देखो जैसे कि कंपनी चीज बताई गई है कि कंपनी के शेयर्स जो होते हैं, शेयर्स वो इक्वल राइट्स के हो सकते हैं या डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के हो सकते हैं। इतना बस सेक्शन कहता है और खत्म हो जाता है सेक्शन। बट क्या होते हैं डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स, उनको कंपनी कब इश्यू कर सकती है, उनको एनफोर्स करने के जो प्रोविजंस जो है वो बनाए गए हैं और बताए गए हैं इन द रूल्स। बेसिकली रूल्स जो होता है रूलिंग पार्टी बनाती है, दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे कि मोदी जी। तो मोदी जी जो है रूलिंग पार्टी जो है वो क्या करती है, रूल्स बनाती है। और एक्ट कौन बनाता है आपको ऑलरेडी पता है, वहां पे तो हमें ड्राफ्ट बन के बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट का कंसेंट और फिर ऑफिशियल गैजेट, बट रूल्स जो होते हैं वो बनाते हैं हमारी रूलिंग पार्टी। तो एक्ट के साथ साथ आपको रूल्स को भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप रूल्स नहीं पढ़ोगे, एक्ट जो आपने पढ़ी है वो अधूरी हो जाएगी, उसकी अधूरी कहानी है। बट अब देखो, बहुत बार लॉ मेकर्स लॉ बना देते हैं, लॉ पब्लिश भी कर देते हैं, बट उसके बावजूद बहुत सारे इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम आते हैं। और उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हैं, ये समझने के लिए कि लॉ मेकर ने जो लॉ बनाया था उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है। तो जैसे बहुत सारे केसेस होते हैं जो आप देखते होगे, अगर आप न्यूज देखते हो या न्यूज़पेपर पढ़ते हो आप, तो आपने देखे होगे बहुत सारे, जैसे कि कुछ समय पहले वोडाफोन लिमिटेड कंपनी जो है उसका एक केस था रिलेटिंग टू 11,000 करोड़ का टैक्स विच वाज फाइनली इन फेवर ऑफ द कंपनी ओनली। तो बेसिकली क्या होता है, ये केस लॉज जो होते हैं, जो लॉ मेकर्स लॉ को बनाते हैं और छोड़ देते हैं, पर उसको इंटरप्रेट कैसे करना है ये कौन बताता है, हमारे ऑनरेबल जजेस बताते हैं हमें इस चीज को। और इन जजेस का जजमेंट इज इक्विवेलेंट टू लॉ। जो भी जजमेंट ये जजेस देते हैं, आप समझ लो दिस इज इक्विवेलेंट टू लॉ ओनली, जैसे कि उन्होंने कानून ही इंटरप्रेट करके हमारे आंखों के सामने रख दिया है। तो अगर आप कोई भी कानून को पढ़ रहे हो, आपको एक्ट पढ़ना होगा, उससे रिलेटेड रूल्स को पढ़ना होगा, साथ ही साथ उसी सेक्शन से रिलेटेड अगर कोई जजमेंट आया होगा तो ये जजमेंट को भी आपको उतनी इज्जत देनी होगी जितनी आपने एक्ट को दी है, और उसी को मद्देनजर रखते हुए आपको इस कानून को इंटरप्रेट करना होता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि तुम क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, तुम मुझे बताओ, आपका ये जो पेपर नंबर 2 है, पेपर नंबर 2 सीए फाउंडेशन का, वो किसका है, एक्ट का है या लॉ का है? लॉ का है। लॉ मतलब क्या, लॉ मतलब क्या, लॉ मतलब क्या बोलो तो, लॉ कंप्राइजिंग ऑफ थ्री थिंग्स, एक्ट प्लस रूल्स प्लस केस लॉस। और एक्ट इज इक्वल टू व्हाट, एक्ट इज इक्वल टू सेक्शन प्लस सबसेक्शन प्लस क्लॉज प्लस सब क्लॉज। तो मैं चाहती हूं ये दूसरी चीज भी है वो आप लिख लो, लॉ इज इक्वल टू व्हाट, लिख लो, 1 मिनट का समय मैं आपको देती हूँ। लॉ इज इक्वल टू एक्ट प्लस रूल्स प्लस केस लॉस। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि मैं वर्चुअली आपको पढ़ा रही हूँ, ऐसे ही समझो आप कि मैं पर्सनली आपको ये सारे क्लासेस दे रही हूँ, और जितनी शिद्दत से आप लाइव क्लासेस में मेरे लेक्चर्स अटेंड करते हो उतनी शिद्दत से मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज वर्चुअली भी इन लेक्चर्स को अटेंड करना। इससे फायदा सिर्फ आपका है, ये सारी चीजें जो हो रही है वो आपके लिए ही की जा रही है। लिखिए, लॉ इज इक्वल टू एक्ट प्लस रूल्स प्लस केस लॉज।
ओके, चलो इसी से हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन की, एक्ट के। और एक्ट का नाम क्या है, सब लोग साथ में बोलो। तो कल ही मैंने आपको बताया था, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872। कल मैंने आपको ये भी बताया था क्यों इस एक्ट का हर कोई वर्ड का पहला लेटर जो है वो कैपिटल में है। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बट हाँ, ये चीज मैंने आपको नहीं कही थी कि ये 1872 क्या है। 1872 is nothing but it is the year in which this act came into enforcement. तो जैसे कि the Companies Act 2013 is the year in which this act came into enforcement. Similarly 1872 ये वो साल है जब ये कानून बना था। And to be very specific, दिन जिस ये कानून एनफोर्स में आया, दैट इज 1st of September 1872। तो अब देखो, आपने पहले पेज पे, आपके नोटबुक के पहले पेज पे आपका नाम लिख दिया है, आपका फोन नंबर लिख दिया है, और फिर कंटेंट वाइज आपने सबसे पहले लिखा है एक्ट इज इक्वल टू सेक्शन प्लस सबसेक्शन प्लस क्लॉज प्लस सब क्लॉज, और फिर नीचे आपने लिखा लॉ इज इक्वल टू एक्ट प्लस रूल्स प्लस केस लॉज। अब मैं चाहती हूँ यू शुड कम ऑन अ फ्रेश न्यू पेज। अगर वो पेज पे काफी सारी जगह रहने दो, डज नॉट रियली मैटर। कुछ पैसों के लिए अपने लाखों को बर्बाद मत करिए, नए पेज पे आ जाइए और हेडिंग दीजिए द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। याद रखना, द का टी कैपिटल, इंडियन का आई कैपिटल, कॉन्ट्रैक्ट का सी कैपिटल, एक्ट का ए कैपिटल। लिख लीजिए इस कानून का नाम, कॉमा करके फिर 1872 और नीचे लिख दीजिए दिस एक्ट। मैं डिक्टेट कर रही हूं, लिखिए दिस एक्ट केम इनटू एनफोर्समेंट, दिस एक्ट केम इनटू एनफोर्समेंट फ्रॉम the first day of September 1872. जल्दी जल्दी लिखिए, come on, fast, come on. This act came into enforcement from the first day of September 1872. चलो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। आ जाइए। शुरू करते हैं फर्स्ट सेक्शन से। सेक्शन नंबर 1, कम ऑन। इस एक्ट का पहला सेक्शन जो बात करता है, किस चीज के बारे में बात करता है? एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूं, इंडिया का कोई भी कानून आप ले लीजिए, हर कोई कानून का सेक्शन नंबर 1 जो है हमेशा बात करेगा अबाउट इट्स एप्लीकेबिलिटी। एवरी एक्ट, चाहे ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, चाहे ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, चाहे ये एलएलपी एक्ट है, चाहे ये कंपनीज एक्ट है, चाहे ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट है, चाहे कोई भी कानून क्यों ना हो, हर कोई कानून जो है इंडिया में, उसकी शुरुआत जो होती है सेक्शन नंबर 1 से, जो हमेशा बात करता है अबाउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। एप्लीकेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि ये जो कानून है ये किन किन लोगों को अप्लाई करता है और कब कब एप्लीकेबल होगा। वापस से, ये जो कानून है, ये कानून मतलब कौन सा कानून हम पढ़ रहे हैं? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये किन किन लोगों को अप्लाई करता है और ये कब कब अप्लाई करेगा। तो आप
ध्यान से सुनिए इस चीज को, क्योंकि इसमें एक अमेंडमेंट है। ये जो कानून है इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। यस जी हाँ, आपने एकदम सही सुना है। आज 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 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 370 जो है वो हटाया गया है, जिसके वजह से अर्लियर जो हमारे संविधान में, भारत संविधान मतलब भी हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके द्वारा हमने क्या किया था, जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट को दिया था एक स्पेशल स्टेटस। अब ये स्पेशल स्टेटस हटाया गया है, जिसकी वजह से अगर कोई कानून एप्लीकेबल होता है वो एप्लीकेबल होता है पूरे के पूरे भारत देश को, और पूरे के पूरे भारत देश को मतलब ऑब्वियसली जम्मू एंड कश्मीर तो उसका हिस्सा है, हमें सेपरेटली उसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। अर्लियर मतलब जब इस चीज को मतलब जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट को स्पेशल स्टेटस दिया गया था थ्रू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 370, तब के जमाने में माय डियर फ्रेंड्स ये एक्ट वाज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पर आप लोगों को आपका दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों के लिए तो हर कोई कानून जो है वो एप्लीकेबल होने वाला है टू the whole of India. Yes, this act also is no exception, and the Indian Contract Act 1872 is applicable to the whole of India. तो यस, यही था हमारा सेक्शन नंबर 1 जो बात करता था एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा है? एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। और ये एक्ट किन किन जगहों में एप्लीकेबल है? सारी जगहों पे, मतलब बेसिकली दिस एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। लिख दीजिए आपके पहले फ्रेश पेज पे, जहां पे आपने एक्ट का नाम लिखा था उसी के नीचे सेक्शन नंबर 1 एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट, और फिर नीचे लिख दीजिए होल ऑफ इंडिया। तो चाहे आपने कॉन्ट्रैक्ट महाराष्ट्र में किया है, गुजरात में किया है, राजस्थान में किया है, या दिल्ली में किया है, या मध्य प्रदेश में किया है, या चाहे कोई भी स्टेट में क्यों ना किया हो, कोई भी राज्य में क्यों ना किया हो, कोई भी गली में क्यों ना किया हो, इस शहर की फर्क नहीं पड़ता है, आपको ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। कौन सा कानून? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। वैसे ही आई एम अज्यूमिंग यू आर डन विद द राइटिंग पार्ट, ओके। सेक्शन नंबर 2 जो है, सेक्शन नंबर 2 वो बात करता है डेफिनेशंस के बारे में। बहुत सारे शब्दों को डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन नंबर 2। अगर एग्जाम्पल की तरह कहना हो, कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, अग्रीमेंट मतलब क्या, ऑफर और मतलब क्या, ऑफरी मतलब क्या, डैमेजेस मतलब क्या, ये सारे कंसिडरेशन मतलब क्या होता है, इन सारी शब्दों को डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन नंबर 2। सो सेक्शन नंबर 2 इज ऑल अबाउट डेफिनेशंस। इनफैक्ट इंडिया में अगर आप देखोगे मेजॉरिटी एक्ट्स, हाँ मेजॉरिटी, नॉट ऑल बट मेजॉरिटी, मेजॉरिटी एक्ट्स के डेफिनेशंस जो होते हैं वो बताए जाते हैं अंडर सेक्शन नंबर 2 ओनली। और इसी सेक्शन नंबर 2 में, इसी सेक्शन नंबर 2 में डिफाइन किया गया है कॉन्ट्रैक्ट इस शब्द को। तो बिफोर स्टार्टिंग एनी सेक्शन आपको ये तो पता होना चाहिए ना कॉन्ट्रैक्ट इस शब्द का क्या मतलब होता है। कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है? कॉन्ट्रैक्ट इस शब्द का क्या मतलब होता है? Contract means an agreement enforceable by law। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन मैं आपको बता रही हूं।
कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कहती है एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ. वापस से, एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट. एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट. तो बेसिकली दो हिस्सों में मैं कॉन्ट्रैक्ट ये शब्द को डिफाइन करना चाहती हूँ. Everyone just suspend whatever you all are doing and concentrate on whatever I am telling you all right now. Contract. This definition is very, 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 very important. Okay. इस शब्द को एक्ट के नाम में ही लिखा गया है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. अगर कॉन्ट्रैक्ट क्या है ये नहीं समझा तो आपको क्या समझा, है ना? तो प्लीज ध्यान दीजिए ऑन व्हाटएवर आई एम टेलिंग यू ऑल राइट नाउ. कॉन्ट्रैक्ट is an agreement enforceable by law. Agreement enforceable by law. Agreement enforceable by law. सवाल ये उठता है पहले तो, an agreement means what? An agreement means what? Agreement मतलब बेसिकली सपोज मैंने आपको कुछ ऑफर दिया और आपने एक्सेप्टेंस दे दिया, मतलब हमारे बीच में एक अग्रीमेंट हुई है. जैसे कि से फॉर एग्जांपल मैं आपको कह रही हूँ, would you like to purchase this stylus pen for rupees 1000? I am giving you an offer to purchase this pen for rupees 1000. और आप कहते हो yes, I would love to purchase this particular pen for rupees 1000. तो मैंने आपको कुछ ऑफर दिया है, उसी ऑफर को आपने एक्सेप्ट कर दिया है. दिस ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज नोन एज एन अग्रीमेंट. दिस ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज नोन एज एन अग्रीमेंट. तो देखो अग्रीमेंट के मैं दो बच्चे बना सकती हूं और मैं कह सकती हूं ऑफर ऑफर प्लस acceptance is known as an agreement. Offer क्या था? Would you like to purchase this pen for 1000 is my offer. अब आपने कहा yes ma'am, I would like to purchase this pen for rupees 1000 is not generally offer. मिल गया, कहते हैं क्या बन गया? एक अग्रीमेंट बन गई आपके और मेरे बीच में. और यही अग्रीमेंट अगर लॉ में एनफोर्सेबल है. एनफोर्सेबल मतलब क्या? बेसिकली आपका और मेरा इंटेंशन है टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन, तब माना जाएगा. हमारी अग्रीमेंट का एनफोर्सेबिलिटी है तो हमारे बीच में जो हुआ है दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. वापस से सुनो मेरी बात, एकदम ध्यान से सुनो. आई एम रिपीटिंग जस्ट फॉर यू ऑल. सुनो मेरी बात. अग्रीमेंट इज इक्वल टू व्हाट? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मेक्स एन अग्रीमेंट. ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मेक्स एन अग्रीमेंट. और यही अग्रीमेंट अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ है then it becomes a contract. Enforceable by law means what? आपका और मेरा intention जो है is to create a legal obligation. Intention is to create a legal obligation. तो आपका और मेरा इंटेंशन अगर लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना है तो माना जाएगा वी हैव एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ. एंड एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट. डोंट वरी, सब्जेक्ट तो है थ्योरेटिकल बट मेरा अप्रोच होगा एकदम प्रैक्टिकल. इसी चीज के लिए मैं आपको 3 एग्जांपल्स देना चाहती हूँ जिससे आप को रिलेट कर पाओगे कब कॉन्ट्रैक्ट बनता है और कब कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है. आइए ये देखो, सपोज इन्हें देखते ही आपकी आंखों के में चमक आ गई. चलो कोई बात नहीं, खुश हो जाओ. सपोज से फॉर एग्जाम्पल एक दिन कटरीना जी जो है
हमारे सलमान भाई को चाय पे बुलाती है। सो बेसिकली क्या हुआ है, कटरीना जी ने क्या किया है, एक ऑफर दी है, ऑफर दी है कि हे सलमान भाई, ने नहीं कहोगी ऑब्वियसली, कटरीना जी कह रही है, हे सलमान, क्या आज शाम को आप मेरे यहाँ चाय लेने आओगे? वाह क्या बात है। सलमान जी जो है, ऑफ कोर्स यस, आई वुड लव टू अकम्पनी यू फॉर टी टुडे इवनिंग। सो बेसिकली कटरीना ने ऑफर दिया और सलमान ने एक्सेप्टेंस दे दी। हाँ है ना, ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गई, ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गई। अगर ऑफर को एक्सेप्टेंस मिली है, मतलब अब मुझे बता, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, क्या दोनों के बीच में अग्रीमेंट हो गया है? यस, दोनों के बीच में अग्रीमेंट गया है, क्योंकि इन्होंने चाय के लिए बुलाया है और इन्होंने चाय के लिए हाँ कह दिया है। बट अब देखो, ये जो अग्रीमेंट है, यहां पे लीगल इंटेंशन नहीं था, लीगल इंटेंशन नहीं था। ये ऑफर और एक्सेप्टेंस जो है वो तो सोशल नेचर का है ना। बहुत बार हमारे साथ भी होता है, हम हमारे दोस्तों को, से फॉर एग्जांपल आज मेरा बर्थडे है और मैं कहती हूँ आप लोग सब मेरे बर्थडे के लिए आज शाम में इनवाइटेड हो। ऑब्वियसली अज्यूमिंग नाउ द वर्ल्ड इज फ्री फ्रॉम कोविड-19 और सोशल डिस्टेंसिंग का कॉन्सेप्ट अब अगर नहीं है, तो चलो ऐसे अज्यूम करते हैं आज मेरा बर्थडे है और मैं कहती हूँ आज मेरा बर्थडे है और आप लोग सब मेरे बर्थडे के लिए इनवाइटेड हो। तो सपोज मैंने आपको भी मेरे बर्थडे पे बुलाया है, आपको मैंने बुलाया, ऑफर दिया, आपने हाँ भी कह दिया कि हाँ मैं आई वुड लव टू कम फॉर योर बर्थडे पार्टी, मतलब आपके बर्थडे पार्टी को कौन मिस करना चाहेगा। तो मैंने ऑफर दिया, आपने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, बट से अनफॉर्चुनेटली देखो बैड लक ही खराब है, सॉरी बैड लक ही है आपका। क्या आप आपके घर पे कुछ इमरजेंसी आ गई और आपको कहीं और जाना पड़ा और आप मेरे पार्टी पे नहीं आ पाए, तो आप मुझे बताओ क्या मैं आपको इस चीज के लिए स्यू करूंगी कि ऐसे कैसे, ऐसे कैसे मैंने आपको इनवाइट किया, आपने एक्सेप्ट भी किया, फिर भी आप नहीं आए, आपने मेरे साथ धोखा किया, अब तो मैं आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर करवा के ही लूंगी। क्या ऐसा होने वाला है? क्या मैं आपको इस चीज के लिए, क्योंकि आप मेरे बर्थडे पार्टी पे ना आए, क्या मैं आपको स्यू कर सकती हूँ? नहीं, नहीं कर सकती हूँ। क्यों नहीं कर सकती हूँ? क्योंकि हमारे बीच में जो हुआ है वॉज ओनली एन अग्रीमेंट, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है। कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं बना है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का जो दूसरा हिस्सा है ना, दूसरा हिस्सा याद कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट के दो बच्चे हैं, दो है, अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। अग्रीमेंट तो हो गया, ऑफर दिया, एक्सेप्टेंस भी मिल गया, बट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं ना। हमारा इंटेंशन लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना था ही नहीं। मैंने तो आपको बर्थडे पे इसीलिए, बिकॉज यू आर फॉर मी, यार आप मेरे स्टूडेंट, आप कितने स्पेशल हो मेरे लिए, इसीलिए आपको बुलाया था। हमारे बीच का जो नेचर है दैट इज सोशल इन नेचर, तो हमारे बीच में जो हुआ वाज अ सोशल अग्रीमेंट। क्या था हमारे बीच में? एक सोशल अग्रीमेंट। कटरीना और सलमान में क्या हुआ? सोशल अग्रीमेंट, जहां पे एक ने ऑफर दिया है और दूसरे ने ऑफर को एक्सेप्ट किया है। बट यहां पे लीगल इंटेंशन कभी है ही नहीं, और बिकॉज लीगल इंटेंशन नहीं है, हम इस अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते, हम इस अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते। बहुत एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो, जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल आपके भाई की शादी है, आपकी भैया की शादी है, आपने हजारों में लोगों को इनवाइट किया है, बट क्या जरूरी है जिन लोगों को आपने इनवाइट किया सारे के सारे लोग शादी में आए? नहीं, नॉट नेसेसरी। से हजारों लोगों को इनवाइट किया बट आए ओनली 900%, 900 लोग ही आए, तो वो 100 लोगों को क्या आप स्यू करोगे? कैसे? हमने इनवाइट किया, ऑफर दिया, आपने एक्सेप्ट किया, कहा भी कि हम आपके भाई की शादी में आए, फिर भी आप नहीं आए, चलो अब मैं आपको स्यू करूंगा ना आने
ऐसा पॉसिबल है? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्यों ये चीज पॉसिबल नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आपका इंटेंशन जो है वॉज नॉट टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। यहाँ पे ऑफर को एक्सेप्टेंस तो मिल गया, ऑफर को एक्सेप्टेंस तो मिल गया, बट एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ नहीं मिली, जिसके वजह से आपका अग्रीमेंट अग्रीमेंट ही रह गया और अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मैम और कुछ बताओ। चलो सोशल अग्रीमेंट्स तो हमें समझ में आ गया, और कोई चीज का आप एग्जांपल दे सकते हो? हाँ दे सकते हो ना, ऑफ कोर्स यस। आइए सेकंड एग्जांपल, से फॉर एग्जांपल विराट। विराट और अनुष्का की अज्यूमिंग आज वेडिंग एनिवर्सरी है, तो विराट कहते हैं आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट लाऊंगा बिकॉज दिस डे इज अ वेरी स्पेशल डे इन माय लाइफ। और वो प्रॉमिस करते हैं, किसका प्रॉमिस करते हैं? अनुष्का को, कि आज वो उनके लिए लाएंगे एक डायमंड रिंग। वो उनके लिए लाएंगे एक डायमंड रिंग। विराट ने ऑफर दिया, अनुष्का ने एक्सेप्ट किया, विराट अनुष्का ने एक्सेप्टेंस दिया। अब देखो, ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गया, ऑफर को एक्सेप्टेंस तो मिल गया, तो क्या विराट अनुष्का के बीच में हुई एक अग्रीमेंट? यस। बट अब मुझे बताओ, ये जो अग्रीमेंट हुई है, क्या इनके बीच में कोई भी लीगल इंटेंशन, कोई भी लीगल इंटेंशन? और अगर इंटेंशन नहीं है मतलब एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ नहीं है। अगर एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ नहीं है, इनका अग्रीमेंट अग्रीमेंट ही रह जाएगा और इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो देखो, बेसिकली ऑफर दिया, ऑफर को एक्सेप्टेंस भी मिल गया। क्या बात है, ऑफर दिया, ऑफर को एक्सेप्टेंस भी मिल गया। बट ये जो ऑफर और एक्सेप्टेंस, ये जो अग्रीमेंट हुई है, दिस अग्रीमेंट इज ऑफ अ डोमेस्टिक नेचर, इट इज अ डोमेस्टिक अग्रीमेंट। ये अग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, एंड थैंक गॉड फॉर दैट। नहीं तो आप जानते हो, अगर डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स को लीगल एनफोर्सेबिलिटी दे दी तो क्रिमिनल केसेस तो रह जाएंगे, डोमेस्टिक केसेस ही पेंडिंग हो जाएंगे। हाँ यस। तो देखो, ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गया, ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गया। और हाँ, ये सारे एग्जाम्पल्स जो है ये काल्पनिक है, वास्तविक जीवन से इनका कोई भी लेना देना नहीं है। हाँ या ना? तो देखो, ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गया, बट ऑफर को एक्सेप्टेंस इस एग्जाम्पल में मिला है, यहाँ पे होता है सिर्फ एक डोमेस्टिक अग्रीमेंट। तो जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल पापा ने आपको प्रॉमिस किया, क्या किया प्रॉमिस, कि बेटा अगर आप सी फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाते हो तो मैं आपको दिला दूंगा से एक आईफोन 10X। हाँ या ना? तो अगर से फॉर एग्जाम्पल पापा ने ये वादा आपसे किया है और आप फाउंडेशन अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो भी जाते हो, अनफॉर्चुनेटली आप पापा को स्यू नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज आपके और उनके बीच में जो हुआ है वो है एक डोमेस्टिक अग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो देखो, वही चीज नीचे लिखी गई है, क्या एनफोर्सेबिलिटी है? तो अगर एनफोर्सेबिलिटी नहीं है, क्या दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा? दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो देखो, पहले एग्जाम्पल में भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, सेकेंड एग्जाम्पल में भी दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। अब देखते हैं हमारा तीसरा और आखिरी एग्जाम्पल आज के लिए, दैट इज, इस एग्जाम्पल में देखो क्या हुआ है। आमिर शाहरुख को एक ऑफर देते हैं, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 3। ओके, आमिर ने क्या ऑफर दिया शाहरुख से? कहा कि हे शाहरुख, क्या तुम मेरी गाड़ी 50 लाख खरीदना चाहते हो? क्या तुम मेरी गाड़ी 50 लाख में खरीदना चाहते हो? जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, कि क्या तुम मेरा ये स्टाइलिश पेन 1000 में खरीदना चाहते हो? मैंने ऑफर दिया, आपने इस ऑफर को एक्सेप्टेंस दे दिया,
ऑफर को एक्सेप्टेंस मिला है, क्या अग्रीमेंट हुई है, हाँ, और इसी अग्रीमेंट जो है, ये अग्रीमेंट जो है, इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। कल जाके अगर आप मुझसे ये स्टाइलिश पेन ले लेते हो, याद रखना, कल इस पेन आप मुझसे ले लेते हो और मुझे मेरे 1000 रुपए, आई कैन सी फॉर दिस ₹1000 ऑफ दिस स्टाइलिश पेन, या तो वाइस वर्सा समझ, मैं 1000 रुपए ले लेती हूँ, गुड्स प्रोवाइड नहीं करते हो, यू कैन sue me to recover this style। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, आमिर शाहरुख को ऑफर दे रहे हैं, क्या ऑफर दे रहे हो कि क्या आप मेरी गाड़ी 50,000 में 50 लाख में खरीदना चाहते हो, तो शाहरुख खान कहते हैं ऑफ कोर्स यस आई वुड लव टू परचेज दिस कार फॉर 50 लाख रुपीज, और उसी के बदले में, कार के बदले में शाहरुख खान जो है देते हैं 50 लाख का चेक। क्या ऑफर है, क्या एक्सेप्टेंस है, ऑफर को अगर एक्सेप्टेंस मिल गया, क्या दोनों के बीच में अग्रीमेंट हो गई, हाँ, और यही अग्रीमेंट जो है वो एनफोर्सेबल है बाय लॉ, और अगर ये अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो मतलब क्या, यहाँ पे आमिर और शाहरुख के बीच में बन गया है एक कॉन्ट्रैक्ट, यस यस एंड यस, दोनों के बीच में बन गया है एक कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे ऑफर है और ऑफर को एक्सेप्टेंस मिला है, ऑफर को एक्सेप्टेंस मिलने के बाद बन जाता है एक कॉन्ट्रैक्ट। इसी से हमारे लॉ की पहली डेफिनेशन जो है हम देखेंगे, दैट इज ऑफ द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं चाहती हूँ आप लोग सब ये डेफिनेशन मेरे साथ बोले, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट। चलो चेक, चेक चेक, ओके। मैं चाहती हूँ आप लोग सब मेरे साथ बोले कि व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट इट इज एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। क्या है कॉन्ट्रैक्ट? एंड अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। अग्रीमेंट मतलब क्या? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज एन अग्रीमेंट। और यही अग्रीमेंट जो है अगर वो कानून के द्वारा एनफोर्सेबल है, एनफोर्सेबल है मतलब आपका इंटेंशन जो है दैट इज टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन, तो ये बन जाता है एक कॉन्ट्रैक्ट। तो याद रखना, सोशल अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स भी कॉन्ट्रैक्ट में टर्न नहीं होते हैं, क्योंकि सोशल और डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स में आपका जो इंटेंशन होता है वो कभी भी लीगल नहीं होता है। और अगर आपका इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता है, आप में एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ नहीं होती है, और क्योंकि एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ नहीं होती है, आपकी में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। आप याद कीजिए आपके दिन भर की रूटीन की लाइफ, नॉर्मल लाइफ, क्वारंटाइन लाइफ नहीं, लॉकडाउन की लाइफ नहीं, नॉर्मल लाइफ अगर आप याद रखोगे, यू एंटर इनटू सो मेनी कॉन्ट्रैक्ट्स इन द फुल डे। मतलब अगर आप सोचोगे, एकदम डीपली सोचोगे, कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आप दिन भर में एंटर करते हो। फॉर एग्जाम्पल आप सुबह उठे और आपने आपका मोबाइल फोन चेक किया, आपने देखा कि आपका मोबाइल फोन की वैलिडिटी खत्म हो चुकी है, आपने मोबाइल फोन को रिचार्ज मारा है, आपकी वैलिडिटी इंक्रीज की। यहाँ पे क्या हुआ? आपके और टेलीकॉम कंपनी के बीच में हो गया एक कॉन्ट्रैक्ट से, आपने आपका डिश टीवी जो है उसका रिचार्ज किया, आपके और उस कंपनी के बीच में हो गया एक कॉन्ट्रैक्ट। आपके कपड़े गंदे हो चुके हैं, आपने आपके कपड़े जो है ड्राई क्लीनिंग के लिए दिए टू अ ड्राई क्लीनर, ये क्या हो गया है? ये हो गया एक कॉन्ट्रैक्ट आपके और उनके बीच में। आपका मोबाइल फोन जो है वो खराब हो गया है, आपने रिपेयरिंग के लिए आपके मोबाइल फोन को दिया हुआ है, ये क्या हुआ? ये हुआ है एक कॉन्ट्रैक्ट। आप कहीं शॉपिंग करने चले गए और आपने पार्किंग लॉट में आपकी गाड़ी पार्क की है, ये क्या हो गया है? ये हो गया है एक कॉन्ट्रैक्ट। आपने शॉपिंग की है खूब सारी, ये शॉपिंग करना इज नथिंग बट इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, और कुछ नहीं। आपने मेरी क्लासेस सबको सब्सक्राइब की है, so what is this? This is nothing but this is another example of a contract। तो दिन में आपकी मम्मी ने दूध खरीदा, आपकी मम्मी ने वेजिटेबल्स खरीदे, आप मेडिकल स्टोर में मेडिसिन लेने गए, इनन्यूमरेबल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स वी एंटर इनटू आवर डे टू डे लाइफ। तो आप खुद इमेजिन कीजिए ना, अगर इन चीजों को रेगुलेट करने के लिए कोई भी कानून ना होता तो लोग तो क्या करते? लूट मचा देते ना।
तो इसीलिए 1872 में क्या किया गया, इसी कॉन्ट्रैक्ट को बनाया गया और इसी कानून का क्या नाम है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आपको मुझे बताना है ये जो कानून है इट इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया, और यही चीज कहां पे दी गई है, इन सेक्शन नंबर 1। सेक्शन 2 बात करता है डेफिनेशंस की, और पहली डेफिनेशन जो हमने की है इज ऑफ द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट। आपको मुझे बताना है, मेरे साथ रिपीट करना है, शर्माओ मत, कौन बोलो मुझे, कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। क्या मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट का, एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। एनफोर्सेबल बाय लॉ होना जरूरी है। अग्रीमेंट मतलब क्या, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस विल मेक एन अग्रीमेंट, और यही अग्रीमेंट अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो उसको कहा जाएगा एज अ कॉन्ट्रैक्ट। एन अग्रीमेंट enforceable by law will be called as a contract। law का क्या मतलब होता है, law is equal to law is equal to law is equal to law is equal to act plus rules plus case laws, and act is equal to what, act is equal to section plus subsection plus clause plus sub clause। आज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों को, मैं चाहती हूं थोड़ा सा आप सोचे अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इन दो शब्दों के बारे में, और आपको मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे बताना है कौन सा टर्म ब्रॉडर है आपके हिसाब से। वापस से सुनो मेरी बात, दो शब्दों के बारे में आज आपको सोचना है कल के लेक्चर में आने के पहले, अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। और कल के लेक्चर में आने पहले मैं चाहती हूं आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट कौन सा वर्ड ब्रॉडर है आप सबसे, अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट, और इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कल। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, सी यू।